बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे एसिड बेस बैलेंस और ये वही फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट वाला जो चैप्टर था जिसका मेन हेडिंग है होम्योस्टैटिक बैलेंसेस, ठीक है, उसी का हिस्सा है और ये उसका थर्ड पार्ट है। तो पढ़ने जा रहे हैं एसिड बेस बैलेंस। सबसे पहले तो आपको कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए, जैसे कि पीएच, एसिड, बेस, ये सारी चीज़ें क्या है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा व्हाट इज़ एसिड बेस बैलेंस, ठीक है। एसिड बेस बैलेंस इज़ डिफाइंड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। इसका मतलब ये होता है कि आपके बॉडी में हाइड्रोजन आयंस कितने हैं। अब अगर आसान अल्फाज में मैं आपको ये बताऊं कि हाइड्रोजन का तादाद कितना है, ठीक है, मतलब अगर हाइड्रोजन की तादाद ज़्यादा हो रही है, ठीक है, आप एसिड की तरफ जाओगे, ठीक है। अगर तादाद कम हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद ज़्यादा हो रही तो आप अल्कलोसिस की तरफ जाओगे। खैर ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इन ऑर्डर टू अचीव होम्योस्टेसिस देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन द इनटेक और प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड द नेट रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम द बॉडी। अब अगर आप अपने आप को होम्योस्टेसिस में रखना चाहते हैं, एक कंडीशन में रहना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या करना होगा कि हाइड्रोजन आयन का जो आउटपुट है और जो इनपुट है वो बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, कि इनटेक ऑफ हाइड्रोजन कितना है और इसी तरह रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कितना है, दोनों बिल्कुल सेम बराबर होने चाहिए। अगर कहीं पे हाइड्रोजन ज़्यादा हो रहा है या कहीं पे हाइड्रोजन कम हो रहा है, ठीक है, तो फिर या बॉडी एसिडिक की तरफ जाएगी या फिर अल्कलोसिस की तरफ जाएगी, ठीक है। एसिड बेस बैलेंस और पीएच, इन तीनों में क्या फ़र्क है। एसिड का तो मैंने आपको बता दिया, एनी सब्सटेंस रिलीजिंग H+ आयन। H+ आयन मतलब जिसमें H+ आयन ज़्यादा हो रहा हो, ठीक है, जो रिलीज़ कर रहा हो, और उसका पीएच क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। मतलब नॉर्मल हमारे बॉडी का पीएच कितना है, 7.3, ठीक है, तो इसमें पीएच डिक्रीज़ हो रहा होगा, 7.2 पे आएगा, 1 पे आएगा, ठीक है। तो जब ऐसा होगा तो वो आप एसिड की तरफ आपकी बॉडी जाएगी, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एसिड। दूसरा है बेस। अब बेस क्या होगा, एसिड में हमने बताया कि हाइड्रोजन आयन रिलीज़ हो रहा है, ठीक है, मतलब H की तादाद कम हो रही है उसी आयन पे या उसी मॉलिक्यूल पे, ठीक है, वो रिलीज़ किया गया ऑक्सीजन तो कहीं पे जाके लगेगा ना, कहीं पे फिट होगा, ठीक है। इस चीज़ पे वो जाके फिट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। इसके साथ क्या होता है, पीएच इंक्रीज़ होता है, मतलब नॉर्मल से 7.3 से 7.4, 7.5, ठीक है, तो इसको हम बेस कहते हैं। उसी सिचुएशन में आप जो है अल्कलोसिस में जाओगे। और पीएच जो है ये एच का जो तादाद है उसी को हम कहते हैं, मतलब पीएच एच के या हाइड्रोजन के मकदार पे ही डिपेंड करता है। हाइड्रोजन कम है, ठीक है, मतलब किसी चीज़ में कम है तो वो बेस कहलाएगा, किसी चीज़ में ज़्यादा है तो एसिड कहलाएगा, ठीक है। आई एज एसिड बेस बैलेंस इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। आपके बॉडी में एसिड और बेस हमने जो इतनी बात की, ये हम क्यों, पीएच को हम क्यों देखते हैं, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मेटाबॉलिज़्म जो है उसको मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है। हमारे बॉडी जो है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के रिएक्शंस होते हैं, उन रिएक्शन में मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो है वो खर्च होती है, जैसे कि हमारे एंजाइम्स, प्रोटीन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एंजाइम जो स्पेशली है, एंजाइम्स वो क्या होते हैं, एंजाइम्स आर प्रोटीन, वो प्रोटीन होते हैं, और जो पीएच है वो स्पेशली प्रोटीन पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर पर, प्रोटीन का जो शक्ल होता है, ठीक है, उस पर पीएच का बहुत बड़ा असर होता है। अब जो पीएच है, ठीक है, वो अगर नॉर्मल है, बिल्कुल सही है, जितना हमारे बॉडी को चाहिए, तो हमारी बॉडी सही से काम करेगी, मतलब बॉडी को अपना वो मिल रहा है जितना उसको चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर ये इधर उधर हो रहा है, ठीक है, और कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, तो मैंने आपको बता दिया कि प्रोटीन जो है वो पीएच पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो जब ये इधर उधर हो रहा है तो प्रोटीन अपना काम सही से नहीं करेगा, ठीक है। और इसी तरह हमारा जो मेटाबॉलिक पाथवे है, जो हमारे बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जो रिएक्शंस होते हैं वो क्या जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, गड़बड़ आ जाएगी। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी एसिडिक सिचुएशन में चली जाएगी या फिर अल्कलोटिक सिचुएशन में चली जाएगी, ठीक है। जब पीएच में चेंज आता है, ठीक है, तो आपको बताया जा रहा है हाउ द बॉडी डिफेंड्स अगेंस्ट फ्लक्चुएशंस
इन pH। मतलब जब भी pH में चेंज आता है, डिस्टर्बेंस आता है, तो फिर हमारी बॉडी उस चीज़ को कैसे सही करने की कोशिश करती है, ठीक है, उस चीज़ से कैसे निकलने की कोशिश करती है। तो उसके लिए हमारे बॉडी में 3 सिस्टम्स मौजूद है, जिसमें सबसे पहला है बफर्स इन द ब्लड। बफर का मतलब होता है किसी भी चीज़ के या pH को मेंटेन करने के लिए जो काम करता है कोई भी चीज़, उसको हम क्या कहते हैं, बफर। बफर एक ऐसी चीज़ है जो pH को अपने नॉर्मल रेंज में लेके आता है, ठीक है। तो बफर इन द ब्लड, बफर जो है ब्लड में मुख्तलिफ़ किस्म के बफर होते हैं, कौन कौन से हैं आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा रिस्पायरेशन थ्रू द लंग्स, या फिर हम रिस्पायरेशन करते हैं, रिस्पायरेशन या ज़्यादा करने की ज़रूरत होती है या फिर कम करने की ज़रूरत होती है थ्रू लंग्स, जिसके ज़रिए हम सांस लेते हैं, ठीक है, वो भी पढ़ेंगे। और इसके अलावा नंबर 3 इज़ एक्सक्रीशन बाय द किडनीज़। किडनीज़ जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के आयंस और केटायंस जो है वो क्या करती हैं, रिलीज़ करती है जब भी, मतलब जिस तरीके से बॉडी को ज़रूरत है, तो किडनी उस चीज़ में अपना किरदार अदा करती है। तो 3 सिस्टम हो गए, बफर इन द ब्लड, रिस्पायरेशन और किडनीज़। ये तीनों मिलके pH को अपने नॉर्मल रेंज में लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे ब्लड का जो pH है वो नॉर्मली 7.35 से 7.45 तक है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। अक्सर पेपर में भी ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि ब्लड का pH क्या है, ठीक है। तो नॉर्मली इतना है 7.35 से 7.45 तक, ठीक है। अब अगर ये रेंज इतना है, इस दरमियान में है, तो हमारे एंजाइम्स सही से काम करेंगे, वेल फंक्शन करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इससे उधर उधर हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है कि वो एंजाइम अपने नॉर्मल रेंज से ख़राब हो जाते हैं, फिर वो अपने काम सही से नहीं करते, ठीक है, और उसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है। तो इसीलिए हमारा जो एसिड बेस का बैलेंस है वो भी इसी चीज़ से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो अगर हमारा pH ब्लड का, ठीक है, वो नॉर्मल है 7.35 से 7.45 तक है, तो हमारे बॉडी सही से काम करेगी। लेकिन अगर इसमें कोई भी गड़बड़ आती है तो फिर एसिड बेस बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब बफर्स पे आते हैं, ठीक है। तो बफर जो है ये एक रेजिस्टिंग सिचुएशन है, एक रेजिस्टिंग चीज़ है। रेजिस्टिंग मतलब मुज़ाहिमत करना, किसी चीज़ के ख़िलाफ़ लड़ना, ठीक है। तो अब ये जो बफ़र्स होते हैं ये pH के ख़िलाफ़ लड़ते हैं, मतलब pH ज़्यादा हो गया है तो उसको कम करेंगे, कम हो गया है तो उसको अपने नॉर्मल रेंज में लेके आएंगे, ठीक है। इसका मेन काम क्या होता है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, कोई चीज़ जो कि स्ट्रॉन्ग एसिडिक बन गई है pH की वजह से, उसको क्या करेंगे, वीक एसिड में चेंज करेंगे। और अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेस बन गया है तो उसको क्या करेंगे, वीक बेस में चेंज करेंगे। मतलब उसकी pH या तो कम करेंगे या फिर अगर ज़्यादा करने की ज़रूरत है तो ज़्यादा करेंगे, ठीक है। बफर जो है ये स्पेशली pH में मतलब चेंज लाने के ख़िलाफ़ काम करते हैं, ठीक है। तो व्हेन H प्लस एडेड, जब हाइड्रोजन आयन ऐड हो जाता है तो बफर जो है वो रिमूव हो जाता है, और जब हाइड्रोजन आयन रिमूव हो जाता है तो बफर उसको रिप्लेस कर देता है, ठीक है। अच्छा, टाइप्स ऑफ बफर सिस्टम, फिर ब्लड में 3 किस्म के बफर सिस्टम है। एक है कार्बोनिक एसिड जिसको हम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, दूसरा है प्रोटीन, एंड द थर्ड वन इज़ फॉस्फेट। अब जो बाइकार्बोनेट या कार्बोनिक एसिड है, ठीक है, कार्बोनिक एसिड का तो सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए, H2CO3, ये होगा कार्बोनिक एसिड। तो ये क्या होता है, बाइकार्बोनेट आयन HCO3 भी होता है, ये वीक बेस होता है, ठीक है। जैसे कि कार्बोनिक एसिड में हाइड्रोजन जो है वो 2 है और बाइकार्बोनेट में हाइड्रोजन 1 है, ठीक है, 1 है। तो जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है वो एसिड ज़्यादा होगा, मतलब वो एसिडिक होगा, ठीक है। और जहाँ पे हाइड्रोजन कम है वो क्या होगा, बेस होगा। तो कार्बोनिक एसिड जो है वहाँ पे H जो है वो 2 है, इसलिए कार्बोनिक एसिड कहते हैं। और जो HCO3 है वहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, तो इतना ज़्यादा एसिडिक नहीं है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वीक बेस कहते हैं, ठीक है। वर्क इन कंसर्ट विद रिस्पायरेटरी एंड यूरिनरी सिस्टम, ये रिस्पायरेटरी और यूरिनरी सिस्टम के साथ मिल के काम करते हैं। जब भी वीक बेस करने की ज़रूरत है तो एसिडिक को रिलीज़ कर देते हैं, मतलब बाहर जाने देते हैं, ठीक है। और अगर एसिडिक की ज़रूरत है तो बेस को जाने देते हैं, ठीक है। दिस सिस्टम रिमूव CO2 एंड HCO3। ये जो सिस्टम है हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम, ये कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट आयन को क्या करते हैं,
रिलीज़ कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, नीचे आपको रिएक्शन बताया गया है कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, और वो कार्बोनिक एसिड जो है वो फिर हाइड्रोजन आयन और HCO3 वगैरह जो बाइकार्बोनेट आयन है वो मतलब हाइड्रोजन आयन उससे रिमूव कर देते हैं। ठीक है, फिर कार्बोनिक बफर का भी आपको वही रिएक्शन दोबारा से बताया गया है। मेन एक्स्ट्रा सेलुलर बफर आल्सो अफेक्टेड बाय लंग्स एंड किडनीज। वही बात है कि ये सेलुलर पोजीशन पे काम करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, और जो अफेक्टेड होते हैं, जो मैनेज होते हैं, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब लंग्स और किडनी से ज़्यादातर ये इफ़ेक्ट होते हैं। नंबर सेकंड है फॉस्फेट बफर सिस्टम। ये जो है बाइकार्बोनेट वाले बफर सिस्टम से थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, और ये क्या काम करते हैं, स्पेशली ICF क्या होता है, इंटरनल सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, मतलब सेल के अंदर का जो निज़ाम होता है, और रेनल ट्यूब्यूल्स जो किडनी के अंदर जो ट्यूब्यूल्स वगैरह होते हैं उसको बफर करने में ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। लेकिन ECF जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, वहाँ पे इतना अच्छे से काम नहीं करते, मतलब उस जगह को, उस एरिया को वो बफर नहीं करते। ये किस जगह को ज़्यादातर बफर करते हैं, ठीक है, ICF को और रेनल ट्यूब्यूल को। तो ये आपने ये पॉइंट याद रखना है। किस तरीके से रिएक्शन होता है, H2PO4 जो है डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट, ठीक है, उसको जो है उसका रिएक्शन हो जाता है, H+ आयन जो है वो इससे निकल जाता है, मतलब जो एसिडिक है, ठीक है, उससे निकल जाता है, और HPO4 को रहने देते हैं। मतलब डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट को ये वीक एसिड में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। H2 था, मतलब एसिड ज़्यादा थे, ठीक है, तो फिर इससे एक H उन्होंने रिमूव किया और एक बच गया, तो वो वीक एसिड बन गया। मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट जो है वो अब ये वीक बेस है। ठीक है, प्रोटीन बफर सिस्टम जो है, प्रोटीन्स आर मोर कंसनट्रेटेड देन बाइकार्बोनेट एंड फॉस्फेट बफर। ये वाला बफर सिस्टम जो है ये उन दोनों से ज़्यादा है। ठीक है, मतलब ये और भी स्ट्रॉन्गर है। अकाउंट्स फॉर 75% ऑफ ऑल केमिकल बफरिंग ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड जितने भी है तकरीबन 75% प्रोटीन बफर सिस्टम से वो क्या होते हैं, बफर होते हैं। मतलब उसका pH प्रोटीन बफर सिस्टम से कंट्रोल होता है। बॉडी के अंदर जितने भी फ्लूइड है, एक की इक्वेशंस है ना, जैसे कि ब्लड में जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होते हैं, H2CO3 बनाते हैं, क्योंकि कार्बोनिक एसिड है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, अब क्या किया हमने कि इससे हमने एक H रिमूव कर दिया, हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, तो ये बाइकार्बोनेट आयन बन गया, मतलब वीक बेस बन गया। ठीक है, तो एसिडिटी को हमने क्या किया, कम किया। तो ये है ब्लड का। अब लंग्स में भी इसी तरीके से होता है कि कार्बोनिक एसिड बनता है, उससे जो है एसिड रिमूव होता है और वीक बेस बनता है बाइकार्बोनेट का। ठीक है, और इसी तरह किडनीज़ में भी वही सेम प्रोसेस जो है वो रिपीट होता है, लेकिन ये किडनीज़ के थ्रू फिर एक्सक्रीट हो जाता है, बाहर की तरफ चला जाता है। ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के बफर सिस्टम हमारे बॉडी में होते हैं, 4 किस्म के होते हैं। 4 डिवीजन ऑफ एसिडोसिस एंड अल्कलोसिस। 4 तरीक़ों से या 4 कैटेगरीज़ में हम इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले रिस्पायरेटरी एसिडोसिस होता है। रिस्पायरेटरी एसिडोसिस क्या होता है, जब आपके लंग्स में हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो जाए, ठीक है, कि लंग्स इस काबिल नहीं हो कि वो सारा कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर सकें, ठीक है, तो वो आपके लंग्स में स्टोर होता रहेगा। ठीक है, और जब वो ज़्यादा हो जाए तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। दूसरा है रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस। रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस भी उसी वजह से होता है, आप सही से सांस नहीं ले पा रहे, आपका जो है ऑक्सीजन सही से नहीं आ रहा, आप हाइपोक्सिया कंडीशन में है, या फिर हाइपर वेंटिलेशन, मतलब बहुत ज़्यादा सांस लेने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हाइपर वेंटिलेशन में है आप। ठीक है, तो क्या होता है, रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस होता है। नंबर 3 है मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। रिस्पायरेटरी जो है वो आपके लंग्स तक महदूद था, ठीक है, और मेटाबॉलिक जो है वो आपके पूरे बॉडी में, मतलब आपके जो सेल्स है वहाँ तक जाएगा। ठीक है, अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है, आपका जो pH है जो कि नॉर्मली 7.3 से 7.45 इतना है, ठीक है,
तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में आपका पीएच 7.3 से कम होगा और जो HCO3 बाइकार्बोनेट का जो लेवल है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। इसी तरीके से मेटाबॉलिक अल्कलोसिस जो है उसमें पीएच ज़्यादा हो जाएगा 7.45 से, ठीक है। और इसी कंडीशन को हम मेटाबॉलिक अल्कलोसिस कहते हैं। तो ये 4 कंडीशन जो है ये आपको पता होनी चाहिए कि कब एसिडोसिस होगा, कब रिस्पायरेटरी एसिडोसिस होगा, कब मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। द नेक्स्ट इज़ एबीजीज का आपको पता होगा और कुछ चीज़ें आपने पढ़ी होगी। अगर आप क्लिनिकल साइड पे गए होंगे तो वहाँ पे आपने एबीजीज का नाम ज़रूर सुना होगा कि एबीजीज क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको एबीजीज का जो इंट्रोडक्शन है वो बताया गया है। एबीजीज का फुल फॉर्म है आर्टीरियल ब्लड गैस, ठीक है। आर्टीरियल ब्लड गैस क्या होता है कि जब आप आर्टरिया से, जो हमारी आर्टरीज है, वहाँ से ब्लड लेते हो, ठीक है, तो उसको हम एबीजीज कहते हैं। आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ डायग्नोसिस एंड मैनेजिंग अ पेशेंट्स ऑक्सीजनेशन स्टेटस एंड एसिड बेस बैलेंस। अब आर्टीरियल ब्लड गैस जो है, एबीजीज जो है, इसका यहाँ पे क्या काम? तो इसका काम ये है कि आर्टीरियल ब्लड गैस से हम मालूम करते हैं पेशेंट का ऑक्सीजनेशन लेवल, कि उसके बॉडी में ऑक्सीजन सही से जा रहा है, वो सही से सांस ले पा रहा है या नहीं, ठीक है, और उसके ब्लड में कितना ऑक्सीजन है। आर्टरिया का आपको पता होगा, आर्टरीज का, कि वो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं, मतलब हार्ट से बिल्कुल साफ़ ब्लड लेके आती हैं जिसमें ऑक्सीजन की तादाद ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जब हम वो ब्लड लेते हैं तो उनसे हमें पता चलता है कि ऑक्सीजन लेवल क्या है पेशेंट का, और उसके साथ साथ एसिड बेस का भी पता चलता है, ठीक है, कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, बाइकार्बोनेट कितना है, एसिडिक है या मेटाबॉलिक है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम उसमें फिर देखते हैं। यूजफुलनेस ऑफ दिस डायग्नोस्टिक्स टूल इज़ डिपेंडेंट ऑन बीइंग एबल टू करेक्टली इंटरप्रेट द रिजल्ट्स। अब इसका फ़ायदा तभी होगा जब आप इस चीज़ को सही से पढ़ पाओगे, या आप में इतनी सलाहियत होगी कि एबीजीज का जो रिज़ल्ट है या उसके जो मतलब आउटकम्स आते हैं वो आपको सही से पता होंगे, उसके जो भी वैल्यूज़ होते हैं वो आपको सही से पता होंगे, तो एबीजीज आप सही से जो है वो पढ़ पाएंगे। फिर एबीजीज के अंदर, आर्टीरियल ब्लड गैस के अंदर कुछ चीज़ें होती है, वो क्या क्या होती हैं और आपको किस तरीके से उनका पता होना चाहिए, किस तरीके से याद रखना चाहिए। ये तो पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन पेपर के हवाले से आपके वैसे भी प्रैक्टिस के लिए, आपके नॉलेज के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले आप उसमें पीएच देखोगे, ठीक है। तो पीएच का तो मैंने आपको बता दिया कि या तो एसिडिक होगा या फिर अल्कलाइन होगा, ठीक है। वो आपके हाइड्रोजन आयन के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है, ठीक है, तो एसिडिक है, अगर हाइड्रोजन आयन कम है तो बेसिक है। नॉर्मल रेंज कितना होता है? 7.35 से 7.45 तक, ये नॉर्मल रेंज है। अगर इससे थोड़ा इधर उधर है, अगर इससे कम है 7.3 से, तो एसिडिक है। 7.45 से ज़्यादा है तो फिर क्या है? बेसिक है, ठीक है। PO2 पे अगर आप आते हैं, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन कितना है, ठीक है, दैट इज़ डिसॉल्व इन आर्टीरियल ब्लड, तो उसका नॉर्मल जो रेंज है वो 80 to 100 मिलीमीटर ऑफ Hg होता है, ठीक है। मतलब इतना आपको पता होना चाहिए कि ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कितना होना चाहिए, 80 to 100 मिलीमीटर Hg। सिचुएशन जो होता है ऑक्सीजन का वो 95 to 100% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन आर्टीरियल ब्लड, PCO2 जो है, ये मतलब कि आपके आर्टीरियल ब्लड जो है, यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, एक है आर्टीरियल ब्लड और दूसरा है वीनियस ब्लड, ठीक है। तो वेन वाला ब्लड और आर्टीरियल ब्लड, वेन वाले ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड हो गई होती है, ठीक है। लेकिन जो आर्टीरियल ब्लड है वो, उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, लेकिन उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का तादाद उसमें कितना होना चाहिए? 35 to 45 mmHg होना चाहिए, ठीक है। अब अगर ये तादाद 45 से ज़्यादा होता है तो फिर वो एसिडोसिस में चला जाएगा, यहाँ पे कहानी उल्टी हो जाती है। लेकिन अगर 35 से कम होगा तो फिर क्या होगा? अल्कलोसिस। और बात किसकी हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। इसी तरह HCO3 जो है, ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन, तो वो भी आप देखोगे इसका नॉर्मल रेंज जो होता है वो 22 to 26 PQ पर लीटर होता है, ठीक है। इसमें भी आप देखोगे कि अगर ये 26 से ज़्यादा होता है तो अल्कलोसिस में होगा, मतलब बेसिक होगा।
22 से कम होगा तो एसिडोसिस में चला जाएगा। दो चीज़ें आ गई, एक है कार्बन डाइऑक्साइड, एक है बाइकार्बोनेट। कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा हो रहा है 45 से तो एसिडोसिस होगा। इसी तरह अगर HCO3 जो बाइकार्बोनेट आयन है वो कम हो रहा है 22 से तो एसिडोसिस होगा। अगर ज़्यादा हो रहा है 26 से तो अल्कलोसिस होगा। ये याद रखने वाले डिजिट्स और रेंजेस है जो कि कोई भी मतलब कभी भी ये नहीं भूलना। अब आप किसी पेशेंट का ABGs ले रहे हो, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आपने क्या चीज़ें देखनी है, सबसे पहले आपने pH देखना है, ठीक है। pH अगर 7.3 से कम है तो फिर वो एसिडिक है, ठीक है, और अगर 7.45 से ज़्यादा है तो अल्कलोटिक है। ये तो मैंने आपको 10 दफ़ा बता दिया। अब ये कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, और ये चार्ट जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये तो बिल्कुल याद होना चाहिए। रिस्पायरेटरी एसिडोसिस कब होगा, मतलब आप ABGs आपने लैब टेस्ट के लिए दे दिया, उसका रिपोर्ट आ गया, उसमें इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर उसका pH कम है और CO2 जो है, ठीक है, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़्यादा हो गया है और बाइकार्बोनेट नॉर्मल है, HCO3 नॉर्मल है, PCO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़्यादा हो गया है और pH कम है, ठीक है, तो क्या होगा, ये होगा रिस्पायरेटरी एसिडोसिस, ठीक है। अब दूसरा रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस कब होगा, जब pH ज़्यादा होगा, ठीक है, एसिडोसिस जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम होगा और बाइकार्बोनेट नॉर्मल होगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा, रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस। अब जो रिस्पायरेशन वाला प्रोसेस है ना, इस दोनों में जो बाइकार्बोनेट है वो नॉर्मल है, लेकिन कभी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, ठीक है, और pH ज़्यादा या कम हो रहा है, तो ये चीज़ आपने देखनी है। अब आते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस पे, तो इसमें pH कम हुआ होगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो कहानी है, ठीक है, वो नॉर्मल है और बाइकार्बोनेट कम है, तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस कब होगा, जब pH ज़्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें दोनों में नॉर्मल है और बाइकार्बोनेट ज़्यादा होगा, ठीक है, तो ये मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगा। ये चार्ट बिल्कुल याद रखना है, इसमें कोई भी जो है वो कोताही आपने नहीं करनी। तो एग्जांपल बताया गया है कि एक पेशेंट है जेन डो के नाम से, 45 ईयर ओल्ड फीमेल है, ठीक है, और नर्सिंग यूनिट में जो है वो एडमिट है। उसको मसला है आस्थमा का, मतलब सांस लेने का मसला है, और शी हैज़ बीन एक्सपीरियंसिंग इंक्रीजिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ सिंस एडमिशन 3 आवर्स एगो, मतलब एडमिशन से पहले ही वो 3 घंटे से उसको जो है बहुत ज़्यादा सांस का मसला हो रहा है, सांस जो है उसकी फूल रही है। हर आर्टीरियल ब्लड गैस रिजल्ट्स एज फॉलो, आपने उसकी ABGs ली और उसका रिज़ल्ट कुछ इस तरीके से आया, जिसमें pH जो है वो 7.22 है और नॉर्मल कितना है 7.35, तो मतलब कम हुआ है, ठीक है। PCO2 जो है वो 55 है, ठीक है, और HCO3 जो है वो 25 है। अब आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि ये रिस्पायरेटरी एसिडोसिस है या रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस है, ठीक है। इसी तरीके से ये भी पढ़ लें, ये एग्जांपल 55 ईयर ओल्ड जो है वो मेल है, ये एग्जांपल आप पढ़ लें और इसका जो रिज़ल्ट आया है वो इस तरीके से है, ठीक है। और एग्जांपल नंबर 3 भी है, ये भी पढ़ लें और इसका रिज़ल्ट इस तरीके से है। तो ये जो है, अब इसके जो रिज़ल्ट्स है वो नेक्स्ट स्लाइड में है, लेकिन वो मैं आपको नहीं दिखा रहा, इसके मुझे आपने कमेंट्स में जवाब देने हैं ताकि मुझे भी पता चले आप लोग को कितना समझ आया। सो दिट्स ऑल अबाउट द एसिडोसिस एंड अल्कलोसिस। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।